नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में दे रखा है? आर्टिकल 368 में दे रखा है। आर्टिकल 368 क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए जो पावर मिलेगी वो आर्टिकल 368 से मिलेगी और आर्टिकल 368 को अमेंड करने के लिए आर्टिकल 368 ही लगेगा। ये भी आप समझ लो। तो ये जो अमेंडिंग पावर है ना, ये कोई ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है। और ऊपर से अगर आर्टिकल 368 में कुछ वेज दे रखे हैं, क्या करता है? वो रिपील कर सकता है ना, वेरी कर सकता है या एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सारी चीज़ें कर सकता है किसी आर्टिकल के अंदर। ठीक है। अब बात आती है कि भाई फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ है जिसे अमेंड करना है और वो स्टेट्स को अफेक्ट कर रही है, फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रही है या 7th शेड्यूल में, तो आर्टिकल 368 के अंदर हमें रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी किससे? स्टेट्स से। समझ गए आप लोग? अब अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है वो यहाँ लिखा हुआ है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, समझा देता हूँ क्या क्या आपको अगर कल को कोई क्वेश्चन आ जाता है मॉक पेपर में या फिर आप मेंस दे रहे हो उसमें आ जाता है, तो आपको कैसे ये जो कंटेंट दे रहा हूँ मैं, ये कैसे वहाँ पर रिप्रोड्यूस करना है। क्या लिखा है? इन इंडियाज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देयर इज अ टेंशन बिटवीन, किसके बीच में है? ये लिखा, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। मतलब पार्लियामेंट लॉ बनाने के लिए सोवरेन है कि नहीं है, उसके ऊपर कहीं बाहर से दबाव तो नहीं आ रहा कि भाई ये चीज़ करो या ये चीज़ मत करो। कोई ऑर्डर तो नहीं दे रहा उसे, कोई रेस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहा किसी वजह से। वर्सेस किसके बीच में? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी के बीच में। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी क्या होती है कि भाई संविधान ही सुप्रीम है, नो लॉ कैन वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ऐसा तो होना ही चाहिए कि अगर पार्लियामेंट इस बात पे आ जाए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर देना है, पूरा ही खत्म कर देना है, तो पूरा चेंज कर देगी। तो जो उसका बेस है, जो उसकी थीम है, वो तो रहेगी ही नहीं। इसीलिए क्या बाद में आया? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बाद में आई, वो आप याद रखना। अब आ जाते हैं पार्लियामेंट पावर अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 मैंने आपको बता दिया। इससे रिलेटेड एक और चीज़ है आर्टिकल 13, ये भी यहीं सुन लो आप अभी, है ना, कि आर्टिकल 13 में क्या दे रखा है? आर्टिकल 13 बताता है कि ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, एब्रिज करेगा, वो लॉ नहीं कहलाया जाएगा। ऐसा कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, एब्रिज करेगा, वो लॉ नहीं कहलाया जाएगा, वो लॉ नहीं कहलाया जाएगा। आ गया समझ में? तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके हम कोई राइट छीन नहीं सकते? छीन सकते हैं, पहले भी देखा है, राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट हो गया उसमें। इसीलिए आर्टिकल 13 जब आप पढ़ोगे, मैं इसीलिए कहता हूँ बेरेक्ट पढ़ना, आर्टिकल 13 पढ़ोगे तो उसमें सब क्लॉज में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 368 के अंदर बनाए गए लॉज आर नॉट लॉ अकॉर्डिंग टू दी आर्टिकल 13। इसीलिए वो कोई भी फंडामेंटल राइट को एब्रिज कर सकते हैं या फिर ले सकते हैं। अब ये कोई, लेकिन ये चीज़ ना आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। अब आ जाते हैं, ये देखो मैंने दे दिए फीचर और डिटेल्स। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है सोर्स ऑफ पावर, कहाँ पर दी गई है? आर्टिकल 360। मैंने इसलिए ऐसे पॉइंटर में दिए हैं जिससे कि आपको कल को क्वेश्चन आएगा मॉक पेपर में, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे या फिर आपके मेंस में आ गया, तो आपके दिमाग में क्लियर रहेगा कि आपको ये कंटेंट को वहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। सारी बात है एप्लीकेशन की, आपने रिप्रोड्यूस कैसे करना है वहाँ पर। तो अब देख लेते हैं कि एक एक चीज़ और क्या क्या लिख रखा है उसकी डिटेल में। पहला क्या है? सोर्स ऑफ पावर। भाई सोर्स ऑफ पावर क्या दे रखी है? आर्टिकल 368 है। टाइप ऑफ पावर किस तरीके की है इसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की पावर है और ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, मतलब ये समझ लो। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन मतलब कहाँ पर इंट्रोड्यूस हो सकता है? ये कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, किस में इंट्रोड्यूस होगा? अरे दोनों जगह हो जाएगा, दोनों के पास सेम पावर है ना। कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर लोकसभा और राज्यसभा, और कोई भी मेंबर कर सकता है, प्राइवेट मेंबर और अनदर मेंबर, कोई और भी कर सकता है। प्राइवेट मेंबर कौन होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। वोटिंग रिक्वायरमेंट क्या चाहिए होती है? वोटिंग रिक्वायरमेंट 18 साल वाली नहीं, मतलब वहाँ पर पास करने के लिए क्या कितने वोट चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, देखो लिखा हुआ है, मतलब 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। एक बार मेरी मानना तो आर्टिकल 368 को जाकर बेयर एक्ट से पढ़ लेना। बेयर एक्ट से पढ़ोगे तो जो ये कंटेंट है ना, वो आपके दिमाग में एकदम एक लिंक होने लगेगा और एक मैप बन जाएगा एक तरीके से। ठीक है। फिर अगर स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए कि नहीं है? स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए, कहाँ पर चाहिए? फॉर फेडरल फीचर्स के लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को बढ़ाना घटाना,
और विदाउट स्टेट रेटिफिकेशन क्या क्या चीज़ें हैं, इन फेडरल फीचर से हट के जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, विदाउट स्टेट रेटिफिकेशन हो जाएंगी, बिना स्टेट की रिकमेंडेशन या फिर रेटिफिकेशन के ज़रिए ही हो जाएंगी। फिर कुछ ऐसे अमेंडमेंट होते हैं जो सिंपल मेजॉरिटी से ही पास हो सकते हैं, लेकिन वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आते हैं, ये याद रखना। आर्टिकल 368 में जो आते हैं वो स्पेशल मेजॉरिटी से ही होंगे, वो या तो स्टेट्स की रिकमेंडेशन रेटिफिकेशन के साथ हो जाए या फिर उनके बिना हो। ऐसा नहीं होगा कि वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाए। सिंपल मेजॉरिटी अमेंडमेंट जो है वो कुछ आर्टिकल्स में दे रखे हैं, जैसे आर्टिकल 5, 169, शेड्यूल 1(4), ठीक है। फिर है प्रेसिडेंशियल एसेंट चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है, मैंडेटरी है। प्रेसिडेंट का एसेंट जो है आर्टिकल 368 के अंदर मैंडेटरी है, वहां पर कोई वीटो पावर प्रेसिडेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आर्टिकल 368 इंपॉर्टेंट क्यों है भाई आर्टिकल 368 इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 368 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो, अभी ये पॉइंट्स मत देखो सिंपल सोचो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस समय बना था, 75 साल फॉर एग्जांपल हो गए, और आज की क्या स्थिति है, तब की क्या स्थिति थी। इसीलिए तब से लेकर आज तक कितनी सारी चीज़ें इवॉल्व हुई, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इवॉल्व होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। इवॉल्व होने के लिए क्या लगता है, अपने आप में चेंज लगता है, जैसे इंसान भी है, चेंज करता है तभी इवॉल्व हो पाता है। अगर रिजिड हो जाएगा तो इवॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही हमारा संविधान है, इसीलिए हमें इवोल्यूशन के लिए क्या चाहिए होता है, एक चेंज चाहिए होता है। चेंज किससे जा रहा है, आर्टिकल 368 से, तो एक पॉइंट आप वहाँ डाल देना। आर्टिकल 368 इसलिए इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी के बीच में जो टसल चलती है उसके लिए, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 368 की ज़रूरत है, फेडरलिज्म को सेफगार्ड करने के लिए। कल को ये ना करे पार्लियामेंट उठकर कि हर एक चीज़ जो स्टेट्स के दायरे में आती हैं वो सब छीन के अपने पास कर ले, या फिर एक तरीके का यूनिटरी सिस्टम ही बना डाले फेडरल स्ट्रक्चर से हटाकर। और एक बैलेंस होता है कॉन्टिन्यूटी और चेंज का, जो मैंने आपको बता दिया है। प्रिवेंट करता है एब्यूज ऑफ पावर, कि भाई एब्यूज तो नहीं हो रही पावर। फिर दूसरी चीज़, छठी चीज़ क्या करता है, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी एंड कॉन्सेंट। सेवन्थ, अवॉइडिंग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। एट्थ, जुडिशियल चेक एंड बैलेंसेस भी रखता है इसकी वजह से। फिर आ जाते हैं हाउ टू कंट्रोल अमेंडिंग पावर। अब अमेंडिंग पावर जो है कंट्रोल कैसे करी जाती है, कि कल को पार्लियामेंट उठ के हर एक चीज़ अमेंड ना कर दे। ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट अनलिमिटेड पावर और आर्बिट्रेरी पावर बिना किसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के एक्सरसाइज करने लगे। तो यहाँ 4 पॉइंटर दे रखे हैं। पहला है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, कब आया था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इसमें क्या लिखा था, इसमें क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब एक बेसिक आइडेंटिटी है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की, एक बेसिक थीम है, एक बेसिक कुछ उसकी बेसिक थीम है, बेसिक फाउंडेशन है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसकी पूरी फाउंडेशन, पूरी थीम ही चेंज कर दो। हाँ, कुछ चीज़ें ऑल्टर हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक इंसान हूँ, अब ये नहीं कि मेरे अंदर थोड़े बाल वाल काट दो मेरे, है ना, या मेरे बोलने चालने में कुछ ढंग ला दो। अगर मैं अच्छे से नहीं बोलता तो मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करूँगा। अगर और चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल पतला हूँ तो मैं अगर जिम विम जाऊँगा, या फिर अगर मैंने थोड़ा वेट गेन कर लिया तो मुझे लगता है लॉस करना चाहिए, तो भाई मैं लॉस करूँगा। ये सारी चीज़ें चलती हैं, ये सारी चीज़ें चेंज होंगी। अब ये नहीं कि दो हाथ है तो 3 हाथ लगा दिए या दोनों हाथ काट दिए, ये चेंज नहीं चलेगा। दूसरा आ गया प्रोसीजरल रिगर, किसका, आर्टिकल 368 का। थर्ड क्या है, जुडिशियल रिव्यू ऑफ अमेंडमेंट, कि भाई अमेंडमेंट्स का जुडिशियल रिव्यू हो पाता है, हाँ हो पाता है। आप बताना कौन से आर्टिकल के तहत ये इम्प्लाइड पावर दी गई है हमें, हमें नहीं मतलब जुडिशरी को। फोर्थ क्या है, नो इनलार्जमेंट ऑफ पावर टू अमेंड, जितनी पावर दे दी अमेंड करने के लिए उतनी ही है। अब ये नहीं कि अमेंड करके आप ऐसी पावर अपने पास एक्सरसाइज करने लगो जो आपको दी ही नहीं गई थी, जो बेसिक फ्रेमवर्क में थी ही नहीं और आ ही नहीं सकती है। फिर आ जाते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को, इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, जिससे कि आप लोग कल को आंसर लिखो तो उसके अंदर ये पॉइंटर्स आराम से डाल दो। और ये याद रखना कि अगर फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको किसी भी तरीके से 8 से 10 पॉइंट डालने हैं, मिनिमम बता रहा हूँ। और अगर 15 मार्क्स का है तो 15 डालने हैं, 20 मार्क्स का है तो 15 से ऊपर ही, मतलब 18 ऐसे पॉइंट्स डालने हैं। और वो पॉइंट्स जो होते हैं क्वालिटी पॉइंट्स होने चाहिए। टोटल पॉइंट्स की बता रहा हूँ, प्रोज नेगेटिव सारी इंक्लूड करके, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहाँ से आ गया, अपने आप से तो हवा से गिरा नहीं होगा। पहला क्या है, कौन लाया इसे, सुप्रीम कोर्ट लाई है। किसने लाई है, प्रिवेंट करने के लिए, किसका मिसयूज, किस चीज़ का, आर्टिकल 368 का।
बेसिक स्ट्रक्चर में देखना, आप लोग के बाद आप लोगों ने प्रीलिम्स मतलब क्लियर ही कर लिया है, तो आपको याद होगा कि एक लिस्ट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मतलब ऐसे कहीं लिस्ट नहीं दे रखी है, लेकिन हाँ वो जो डेराइव हुई है धीरे धीरे आपको हर किताब में मिल जाएगी कुछ चीज़ें, वो याद कर लेना। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, क्या है ये? बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर है। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। सेकुलरिज्म फेडरलिज्म क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। प्रीएम्बल बेसिक स्ट्रक्चर में आता है या बताओ, आता है नहीं आता? नहीं आता। क्यों नहीं आता? ऐसी कोई भी चीज़ जो अमेंड हो चुकी है या हो सकती है, वो क्या है? वो बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आएगी। जो नहीं हो सकती, जिसको छू भी नहीं सकता है पार्लियामेंट, वो बेसिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर है? नहीं भाई, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। एक बार तो ली जा चुके हैं ना, और कई बार हो चुका है चेंजेस उसके अंदर। ऐसी डीपीएसपी है, ऐसी फंडामेंटल ड्यूटी है, ऐसी और भी चीज़ें, अपना दिमाग लगाना। अब आप अब आ जाते हैं अमेंडमेंट्स इम्पैक्टिंग प्रॉपर्टी राइट एंड लैंड रिफॉर्म। अब ये देखो, ये आप ही को याद करना है, ये तो कोई याद करा नहीं सकता है। याद देखो, ऐसे याद करना तो याद हो जाएगा। एरिया अफेक्टेड कहाँ पर, कौन सा अमेंडमेंट किस एरिया को अफेक्ट कर रहा था। मैंने यहाँ पर लिख दिया एरिया अफेक्टेड, दूसरा लिख दिया एग्जाम्पल। प्रॉपर्टी राइट क्या था? 44th अमेंडमेंट रिमूव्ड आर्टिकल 31 एज फंडामेंटल राइट। सबको याद क्या रहेगा? 42 जो था वो थोड़ा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का था, बुरा था, तो भाई 42 नहीं किया होगा आर्टिकल 31 को रिमूव। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, 44th ने किया था। ऐसी लैंड रिफॉर्म कौन लाया था? बताना कौन से आर्टिकल, कौन से अमेंडमेंट से आया था? इंसर्टेड 9 शेड्यूल। किस लिए? कि इम्यून कर दें, किससे? जुडिशियल रिव्यू से। नेशनलाइजेशन कर लिया था बैंक्स का, कोल का, है ना? किस लिए किया था? ये भी आगे लिखा हुआ है। फिर आ जाते हैं हार्मोनाइजिंग फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। पहले जो था ना, एक टसल सी चलती आ रही थी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है ना जस्टिसिएबल है, लेकिन डीपीएसपी क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है। अब इस वजह से ना एक टसल चलती आ रही थी। डीपीएसपी को लागू करने के लिए कई बार फंडामेंटल राइट को एब्रिज कर रही थी पार्लियामेंट, लेकिन क्या हुआ, बीच में सुप्रीम कोर्ट आई, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? एक डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनाइजेशन होना चाहिए। दोनों के बीच में हार्मनी आप लोगों को बना के रखनी है ना। पार्लियामेंट से कहा कि भाई फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, दोनों के बीच में हार्मनी रखो। वो कहाँ पर अप्लाई, कहाँ पर आया ये? मिनर्वा मिल्स केस में। इसमें क्या था कि ना ही फंडामेंटल राइट ना ही डीपीएसपी एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अरे ये दोनों तो दोस्त हैं, एक दूसरे कंधे पे हाथ रख के चलते हैं यार। ये दुश्मन नहीं है कि भाई या तो यही रहेगा या तो यही रहेगा, दोनों एक साथ चलेंगे। अब कुछ की इशूज आ जाते हैं और डिबेट आ जाती है कि भाई क्वेश्चन क्या है और आर्ग्यूमेंट यहाँ पर देखते हैं। शुड पार्लियामेंट्स पावर बी रेस्ट्रिक्टेड? कि पार्लियामेंट की पावर रेस्ट्रिक्ट होनी चाहिए? खुद दिमाग में सोच के बताना। सोचो कि भाई पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर आ गई है, तो क्या ठीक है? नहीं ठीक है। तो क्या आर्ग्यूमेंट दी जाती है कि हाँ, पार्लियामेंट की पावर जो है रेस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। किस लिए? डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियन ड्रिफ्ट को प्रिवेंट करने के लिए। अथॉरिटेरियन सोसाइटी ना बन जाए, सिर्फ ये ना हो कि पार्लियामेंट जो चाहे जो मर्जी आए वो करे जा रही है। क्या जुडिशियल रिव्यू अप्लाई होना चाहिए अमेंडमेंट्स में? हाँ होना चाहिए। क्या होता है? चेक एंड बैलेंसेस बना रहता है। इससे पता चलता है कि भाई अनकॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस जो हैं उनको रिवर्स बैक तो किया जा सके कम से कम। अब आ जाते हैं फाइनल थॉट। फाइनल थॉट मतलब अपना कंक्लूजन। अपने पास क्वेश्चन आया, हमने देखा, कंटेंट आपको दे दिया, मैंने आपको पढ़ा भी दिया। अब क्या करना है आपको कि इस कंटेंट को क्वेश्चन के हिसाब से, अब क्वेश्चन तो किसी को नहीं पता ना किस तरीके का आएगा, कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा उसमें यही कंटेंट डलेगा, इतना ही पता है। इस कंटेंट को बस उस क्वेश्चन के हिसाब से क्या करना है? रिप्रोड्यूस करना है, उस क्वेश्चन के हिसाब से मोल्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल ये जो कंटेंट है ना, एक तरीके का पानी है। अब क्वेश्चन क्या है? एक घड़ा हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कटोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये पानी को उसमें हिसाब से आपको डाल देना है, वो अपने आप शेप ले लेगा आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, आप जैसा लिख मतलब एक्सप्रेस कर पाओगे वहाँ पर। ये अब कंक्लूजन लिखना है तो आखिरी में ये डाल देंगे। द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज सोलेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट अ टूल ऑफ कन्वीनियंस। इन अ प्लूरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी लाइक इंडिया इट मस्ट रिफ्लेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। किस बात पे किस बात पे जोर है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर, नॉट जस्ट पॉलिटिकल मेजॉरिटी। तो यहाँ हमारा अमेंडमेंट वाला जो चैप्टर है वो खत्म होता है। अब ये मत सोचना अमेंडमेंट वाला चैप्टर भाई प्रीलिम्स की तरह पढ़ाएगा कोई इंसान, प्रीलिम्स की तरह नहीं पढ़ते हैं।
हमें मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास आर्ग्यूमेंट या फीचर्स पे बात हो रही होती है, वहाँ पर थोड़ी रटने की बात हो रही होती है प्रीलिम्स में।